हेलो बच्चों, नमस्कार जी। कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे और आप सदैव अच्छे रहें, ऐसी मेरी कामना है। तो बच्चों, आज हम 5वें चैप्टर के अंतर्गत हम भू चुंबकत्व अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में जान पढ़ेंगे और इसके बाद पढ़ेंगे भौगोलिक यामोत्तर, चुंबकीय यामोत्तर और भू चुंबकत्व के जो अवयव हैं इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अर्थ मैग्नेटिज्म या भू चुंबकत्व या पृथ्वी एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है तो आखिर क्यों करती है। तो देखो, इसके संबंध में समय समय पर वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत दिए हैं। जैसे सन 1600 में एक सर विलियम गिलबर्ट ने एक मत दिया। उन्होंने कहा कि इस पृथ्वी के भीतर एक दंड चुंबक रखा है जिसका उत्तरी ध्रुव दक्षिणी गोलार्ध में और दक्षिणी ध्रुव उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब बात यह है कि अगर इतना टेम्परेचर आपको पता है कि अगर हम मान लें कि क्षण चुंबक कोई भी पृथ्वी के अंदर रखी है तो लोहे का क्यूरी ताप 770 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक, इससे ऊपर टेम्परेचर पे लोहा फिर वो पिघलने लगेगा। इसी के साथ पृथ्वी तल से अगर हम नीचे की ओर जाते हैं, अंदर की ओर, तो प्रति किलोमीटर 6 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ता है। अब इस हिसाब से पृथ्वी के केंद्र का जो टेम्परेचर है वो लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जितना सूर्य की सतह का होता है। अब आप समझो कि इतने ज्यादा टेम्परेचर पर जब कोई भी धातु सॉलिड अवस्था में रहेगी नहीं, तो ऐसी स्थिति में जो दंड चुंबक वाली जो विचार है, जो मत है प्रोफेसर गिलबर्ट का, तो उसको अमान्य कर दिया गया। ठीक, इसी के साथ अगर हम मान भी लें कि चलो दंड चुंबक रखी है तो उसका जो चुंबकीय ध्रुव है वो सदैव नियत होने चाहिए, जबकि समय समय पर यह देखा गया है कि चुंबकीय ध्रुव की स्थितियां लगातार बदलती रहती हैं। तो इस हिसाब से इनका ये गिलबर्ट का जो मत है वो अमान्य कर दिया गया। इसके बाद सन 1849 में ग्रोवर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना मत रखा। उन्होंने ये बताया कि जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी की निरक्ष जिसे हम कहें, जो इसका उत्तरी दक्षिण ध्रुव है, इसके लंबवत वाली जो अक्ष है वो निरक्ष है। तो निरक्ष पर सूर्य से आने वाली किरणों से वहां की वायु गर्म होती है और गर्म होकर के ऊपर उठती है और ऊपर उठ के कहां जाती है, ये ध्रुवों पर, एन ध्रुव और एस ध्रुव पर, पृथ्वी के एन और एस ध्रुव पर पहुंचती है। ये गर्म वायु जब आगे बढ़ती है तो घर्षण के कारण आवेशित होती है और ये गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो इस कारण से इन्होंने बताया कि पृथ्वी एक चुंबक की भांति व्यवहार करने लगती है। ये भी मत अमान्य किया गया। इसके बाद एक एल सेसर, उन्होंने एक मत रखा। उन्होंने ये बताया कि पृथ्वी के भीतर जो धात्विक पदार्थ हैं, जैसे लोहा है, निकेल है, ये सब वहां पर कैसे द्रव अवस्था में रहते हैं और उनके अंदर संवहनी धाराएं धीरे धीरे बहती रहती हैं। तो इस तरीके से, जिस तरीके से डायनमो एक व्यवहार करता है, डायनमो क्या करता है कि यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है, ऐसे ही ये संवहनी धाराएं बहने के कारण इसमें चुंबक का गुण उत्पन्न होता है। लेकिन इसको भी अमान्य किया गया। आज तक कोई भी ऐसा मत नहीं है जिसके द्वारा पृथ्वी के चुंबकत्व की स्पष्ट रूप से व्याख्या की जा सके। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं भू चुंबकत्व के बारे में। पृथ्वी के कारण उत्पन्न चुंबकत्व को हम भू चुंबकत्व कहते हैं।
पृथ्वी की सतह पर भिन्न भिन्न स्थानों पर इसकी तीव्रता लगभग 10⁻⁻5 टेस्ला की कोटि की होती है। आपको पता है टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। पृथ्वी का जो चुंबकीय उत्तरी ध्रुव है, जैसे मेरे पास ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी का ऊपर उत्तरी ध्रुव होता है और नीचे दक्षिणी ध्रुव होता है। तो ये तो है भौगोलिक उत्तर दक्षिण, लेकिन चुंबक का जो होगा वो इससे कुछ हटके, मतलब जो अभी ये रेखा इस तरीके से है, जो अभी इस तरीके से ये है, ये अगर हम भौगोलिक उत्तर दक्षिण मान लें तो इसकी जो है चुंबक की कुछ ऐसे झुकी हुई अक्ष होती है। समझ रहे हैं आप? और कितनी झुकी हुई होती है? ये 11.3 अंश, किसी बुक में 11.5 अंश लिखा है, इतनी झुकी हुई होती है। तो इसमें क्या कहा गया कि जो उत्तरी ध्रुव है, चुंबक का जो उत्तरी ध्रुव है वो यहां कहीं कनाडा में, और कनाडा में 79.74 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर है, ठीक है, 71.8 डिग्री वेस्ट पश्चिम देशांतर में, जबकि दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका में है और चुंबकीय निरक्ष जो है वो भारत के त्रिवेंद्रम से होकर गुजरती है। तो ये आप शॉर्ट में सिर्फ इतना ही याद रखें कि पृथ्वी के कारण उत्पन्न चुंबकत्व को हम भूचुंबकत्व कहते हैं। ठीक, अब हम समझते हैं भौगोलिक यामोत्तर। तो भौगोलिक यामोत्तर क्या है कि भौगोलिक उत्तर और दक्षिण को मिलाने वाली रेखा, जैसे ये भौगोलिक उत्तर दक्षिण रेखा ये है, ठीक, इस समय उत्तर दक्षिण दिशा, इसके ठीक ऊर्ध्वाधर जो तल होगा वो इस तरीके से होगा जैसे ये बोर्ड रखा है, ये ऊर्ध्वाधर तल है, ठीक, और इसी ऊर्ध्वाधर तल को हम कहेंगे भौगोलिक यामोत्तर। ठीक है, क्लियर एकदम? ये हमने मान लिया भौगोलिक यामोत्तर। ठीक, तो ये कौन सा हो गया? चुंबकीय यामोत्तर। ये भौगोलिक यामोत्तर और ये चुंबकीय यामोत्तर। अब समझ में आ रहा है? ठीक, ये ऊर्ध्वाधर तल है और इधर चुंबक ऊर्ध्वाधर तल है और इन दोनों के बीच ये 11.5 अंश का कोण होता है। ठीक, अब हम भूचुंबकत्व के अवयव, भूचुंबकत्व के 3 अवयव हैं, दिक्पात कोण, नति कोण और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। तो पहले हम दिक्पात कोण समझें। दिक्पात कोण में लिखा है चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच जो कोण होता है उसे हम कहते हैं दिक्पात कोण, जो कितना होता है? 11.5 अंश। किसी किताब में 11.3 अंश लिखा है। इसके बाद में नति कोण या नमन कोण किसे कहते हैं? तो देखो कि यहां पे क्या हुआ, नति कोण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, जिस तरीके से ये चुंबक है, ठीक है, हमने ये चुंबक मान ली। अब इस चुंबक को जब हम स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो एन ध्रुव जो होता है वो कुछ झुक जाता है। ठीक, एन ध्रुव कैसा हुआ? झुक गया कुछ। अब जब ये झुक गया तो जिस कोण से ये झुका है उसी को हम कहते हैं नति कोण। ठीक, और अब परिभाषा के रूप में अगर समझें तो अगर ये झुक गया तो ये चुंबकीय अक्ष हो गई और क्षैतिज दिशा ये है, तो क्षैतिज दिशा और चुंबक की अक्ष के बीच जो कोण बनता है उसे हम कहते हैं नति कोण। अब हम समझते हैं पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। तो देखो ये पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है, ये हमने मान लिया कि इधर जो है ये एस ध्रुव है और ये एन ध्रुव है। हालांकि एस तो इधर कहीं बनेगा, एस जाके एस ध्रुव, और इसको इस तरीके से लटका दिया। अब इसके बीच में ये तो हो गया क्या? नति कोण, ये है नति कोण। ठीक, अब तो चुंबकीय क्षेत्र बी का क्षैतिज घटक, आप जानते हैं कि क्षैतिज घटक को हम प्रदर्शित कर रहे हैं यहां से एच से, और क्षैतिज घटक सदैव कोण के सापेक्ष होता है, तो कॉस के तो H बराबर हो गया बी कॉस थीटा, समीकरण नंबर 1। ऊर्ध्वाधर घटक V बराबर हो गया बी साइन थीटा। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 व 2 का
वर्ग करके जोड़ने पर अब हम जब इन्हें जोड़ेंगे तो एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब हम यहां से बी स्क्वायर कॉमन लें तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो इसलिए एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। तो यहां से b बराबर निकालो तो अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमें परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, मतलब 3 चीजें हैं, क्षैतिज घटक, ऊर्ध्व घटक और परिणामी चुंबकीय क्षेत्र। इन 3 में से अगर कोई एक राशि पता ना हो तो हम उसको इस सूत्र के द्वारा ज्ञात कर लेंगे। अब हम क्या करते हैं कि समीकरण 2 में 1 का भाग दे देते हैं। समीकरण 2 में 1 का भाग देने पर जब हम भाग देंगे तो क्या होगा कि v बटे एच बराबर b साइन थीटा अपॉन b कॉस थीटा। b से b काट दो तो ये क्या हो गया टेन थीटा b अपॉन एच। तो थीटा बराबर क्या होगा, टेन इधर आएगा तो इनवर्स में हो जाएगा, टेन इनवर्स v अपॉन एच। इस सूत्र से हम थीटा का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि अल्फा थीटा, हमने क्या लिखा कि अल्फा थीटा व एच पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का पूर्ण ज्ञान कराते हैं, इसीलिए इन्हें भूचुंबकत्व के अवयव कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।